साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय के सभी प्रश्नों का इस प्रकार चित्रात्मक रूप में विश्लेषण सहित उत्तर आपको मिलेगा। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए इसका प्रश्न पत्र है शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय। यहाँ पर देख सकते हैं प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। इसका पहला प्रश्न है शिक्षा अध्ययन में क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है कक्षागत व्यावहारिक समस्याओं का अनुसंधान, वृहद शैक्षिक समस्याओं का अनुसंधान, वृहद समस्याओं का अनुसंधान, उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कक्षागत व्यावहारिक समस्याओं का अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान को समझ लीजिए कक्षागत होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लघु स्तरीय कक्षा विशिष्ट व्यावहारिक सुधार के लिए कक्षागत समस्याओं का अनुसंधान आपको करना है। वृहद शैक्षिक समस्याओं का अनुसंधान तो इस प्रकार ये नहीं करना है, नीति निर्माण वृहद आंकड़ों पर आधारित ये नहीं है आपका। वृहद समस्या नीति आयोग ये सब नहीं है। वृहद समस्याओं का अनुसंधान नीति निर्माण वृहद आंकड़ों पर आधारित शिक्षा से बाहर की विशाल समस्याओं के लिए सब नहीं है। उपर्युक्त सभी भी नहीं आएगा। कौन सा आएगा? कक्षागत होना चाहिए। बच्चों की समस्याओं का समाधान आपको करना है, वही क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान है। अगला प्रश्न है आप अपने छात्रों के लिए किस प्रकार की मूल्यांकन पद्धति अधिक उपयुक्त मानते हैं? वार्षिक परीक्षा पर आधारित, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के औसत पर आधारित, सत्रीय परीक्षाओं के औसत पर आधारित, सतत मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सतत मूल्यांकन। ये इसका सही उत्तर है। देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आपका सतत मूल्यांकन। मतलब उसमें सब चीज़ आ जाएगा आपका कक्षा गतिविधि, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन, नियमित परीक्षण, नियमित टेस्ट। तो समग्र विकास होना चाहिए, यही क्या है? सतत मूल्यांकन है। आपका अर्धवार्षिक वार्षिक का औसत ये सब नहीं होना चाहिए आपका। सत्रीय परीक्षा ये भी नहीं होना चाहिए ये वाला। और वार्षिक परीक्षा पर आधारित मूल्यांकन ये रटने पर आधारित है, तनावपूर्ण है। क्लियर है? तो कौन सा सही उत्तर है आपका? सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस। अगला प्रश्न है व्यावसायिक शिक्षा से पूर्व विद्यार्थी को कराना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में दिया है, जैसे देखिए क्या दिया है, रुचि परीक्षण दिया है, मतलब छात्र की पसंद या रुचि को मापता है। यह जरूरी नहीं कि उसकी जन्मजात क्षमता को दिखाए। दूसरा अभिक्षमता परीक्षण, जन्मजात क्षमता और सीखने की क्षमता को मापता है। विशिष्ट व्यावसायिक सफलता के लिए आवश्यक कौशल का पता लगाता है। ये क्या हो जाएगा आपका? ये आएगा ऑप्शन बी सही उत्तर है एप्टीट्यूड टेस्ट। स्वास्थ्य परीक्षण ये शारीरिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। उपर्युक्त सभी ये सब नहीं आएगा। ऑप्शन बी याद रखेंगे। व्यावसायिक शिक्षा से पूर्व क्या करना है आपको बच्चे का? एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिक्षमता परीक्षण लेना है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर। अगला प्रश्न है कक्षा परीक्षण क्यों करवाए जाते हैं? तो यहाँ पर दिए है ऑप्शन दोहराने हेतु, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेखन अभ्यास हेतु, ये भी नहीं है आपका। छात्रों को तार्किक रूप से सोचने के प्रशिक्षण हेतु, तो सोच कौशल विकसित करना शिक्षण का हिस्सा है। परीक्षा में यह परखा जाता है कि ज्ञान को कितना लागू किया गया। किंतु ये हो जाएगा आपका शैक्षणिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु। ये सही उत्तर है। यह मुख्य उद्देश्य है, यह मापता है कि छात्र ने कितना सीखा और प्रगति की। क्लियर है? तो ऑप्शन डी इसका सबसे अच्छा उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है वह विधि जिसमें विद्यार्थी संगठनात्मक गतिविधि एवं सहयोग करना सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदर्शन विधि। तो प्रदर्शन में तो यहाँ आपको ये प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ बच्चे एक दूसरे का सहयोग कहाँ कर पा रहे हैं? क्लियर है? यहाँ तो बच्चे सिर्फ देख रहे हैं। क्लियर है? परिचर्चा विधि ये भी देखिए विचारों के आदान प्रदान पर केंद्रित है। ये विचार का आदान प्रदान हो रहा है, डिस्कशन मेथड है परिचर्चा विधि। आपका समस्या समाधान विधि ये भी मुख्य फोकस एक विशिष्ट समस्या का समाधान है। लेकिन परियोजना विधि में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलकर उसके बारे में मिलकर उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो एक दूसरे की इसमें सहयोग हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं
यह एक टीम आधारित दृष्टिकोण है जहां विद्यार्थी एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में योजना बनाते हैं, कार्यों का समन्वय करते हैं और कार्य करते हैं। यह दोनों संगठनात्मक कौशल और टीम सहयोग को प्रभावी ढंग से विकसित करता है। तो इनको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, तो सब बच्चे एक साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए उसको कंप्लीट करते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करती है? तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया है MCI चिकित्सा परिषद भारत। यह संस्था चिकित्सा शिक्षा और डॉक्टरों के पंजीकरण को विनियमित करती है, तकनीकी शिक्षा संबंधित नहीं है। CSIR यह है आपका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। यह मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास संस्था है जो वैज्ञानिक अनुसंधान करती है। NCT क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा मानकों को विनियमित करती है। AICTE इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे आप, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अंग्रेजी में भी फुल फॉर्म याद रख लेंगे, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एग्जाम इसको पूछ देता है। तो ये हो जाएगा आपका, यह संस्था भारत में तकनीकी इंजीनियरिंग आदि और प्रबंधन MBA शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को नियंत्रित और विनियमित करती है। तो AICTE इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका 11 नवंबर को, और इसको भी याद रख लेंगे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती है। अब्दुल नहीं है ना, अबुल कलाम आज़ाद, इसको याद रखेंगे। क्लियर है? आपका गांधी जयंती 2 अक्टूबर है आपका, इसको याद रखेंगे। और शहीद दिवस 30 जनवरी है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर है। क्लियर है? बाल दिवस आपका क्या है? 14 नवंबर को है। तो इस प्रकार 11 नवंबर इसका सही उत्तर है। ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद रख लेंगे। ये शिक्षक दिवस, गांधी जयंती, आपका ये शिक्षा दिवस, ये इस प्रकार हो जाएगा आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा की पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना है। तो इसको याद रख लेंगे। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, 5+3+3+4, ये इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर 5, तो पहला है बुनियादी चरण आपका, ऑप्शन बी लेंगे। बुनियादी चरण में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से पहला तो बालवाड़ी का 3 साल होगा और 2 साल पहली दूसरी को होगा। क्लियर है? इसको याद रख लेंगे। 5 में आपको आएगा, दूसरा 3 में आएगा, तीसरी चौथी पाँचवीं आएगा, और तीसरा 3 में आएगा, छठवीं सातवीं आठवीं आ जाएगा आपका। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये छठवीं सातवीं आठवीं 11 से 14, फिर तीसरी चौथी पाँचवीं 8 से 11। उम्र भी आपको याद रखना है, और आपका बालवाड़ी का और पहली दूसरी का, इस प्रकार आपको याद रख लेना है। प्री आंगनबाड़ी, इस प्रकार। और अंतिम जो 4 है वो 9वीं से 12वीं, 14 से 18 वर्ष। तो आपको उम्र को भी उनका याद रखना है, कक्षा को भी याद रखना है, किस में क्या आता है, ये सब भी जरूरी है, एग्जाम में पूछ देता है। देखिए अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए है, कक्षा में सभी बच्चों के लिए समान शिक्षण पद्धति का होना चाहिए। दूसरा है, सामान्य और विकलांग छात्रों के लिए समान सुविधाएं। तीसरा है, सामान्य और विकलांग छात्रों के लिए समान स्कूल होना। और चौथा है, सामान्य और विकलांग छात्रों के लिए अलग अलग स्कूल होना। ये तो नहीं है, आपका ऑप्शन सी सही उत्तर है, सामान्य और विकलांग छात्रों के लिए समान स्कूल होना, मतलब एक ही स्कूल में दोनों प्रकार के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, सभी प्रकार के। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ने का अवसर देती है, जहां उन्हें व्यक्तिगत समर्थन मिले। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है, नौकरी पाने के लिए, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए, शिक्षण क्षमता का विकास करने के लिए। तो शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक क्यों है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ये हो जाएगा इसका, प्रभावी शिक्षण विधियों, कक्षा प्रबंधन और छात्र मनोविज्ञान को सीखना शिक्षण क्षमता जो प्रशिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य है। क्लियर है? टीचर को अच्छे से ट्रेनिंग मिलेगा, तभी वो बच्चों के बारे में जान पाएंगे, कक्षा प्रबंधन के बारे में जान पाएंगे, मनोविज्ञान के साइकोलॉजी के बारे में जान पाएंगे। क्लियर है? जिससे वो अच्छे से बच्चों को सिखा पाएंगे।
तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है, बोल रहा है। तो शिक्षण से संबंधित नहीं है बोल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आकांक्षा स्तर, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण, यह छात्र के गुण है न कि शिक्षण प्रक्रिया का मूल हिस्सा। आकांक्षा। रुचि क्या है, सीखने के लिए जिज्ञासा, शिक्षण को प्रभावी और जुड़ाव भरा बनाता है, सही है। अभिप्रेरणा, सीखने की आंतरिक शक्ति, देखिए यहाँ पर टीचर बच्चे को अभिप्रेरित मोटिवेट कर रही है। शिक्षण के लिए उत्साह प्रदान करता है, उत्साह प्रदान कर रहे हैं। बुद्धि, संज्ञानात्मक क्षमता, शिक्षण और सीखने का अधिक आधार। तो बच्चे में इंटरेस्ट होना चाहिए, उनको टीचर क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, उत्साह बढ़ाएगा। और संज्ञानात्मक क्षमता, बुद्धि जरूरी है। तो शिक्षण से ये तीनों संबंधित है। आकांक्षा स्तर, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण, मतलब क्या आकांक्षा मतलब क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है, क्लियर है, वो क्या है, उसका व्यक्तिगत है। तो इसीलिए शिक्षण से संबंधित है ये तीनों, ऑप्शन ए नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो यहां पर दिया है ऑप्शन ए आत्मनिष्ठता। तो यहाँ पर देखिए परीक्षक व्यक्तिगत राय और भावनाओं का प्रभाव। दूसरा है वस्तुनिष्ठता, अच्छे मूल्यांकन से संबंधित है वस्तुनिष्ठता, ये तो ऑब्जेक्टिव वाला सही है। व्यवहारिकता, ये भी ठीक है, मूल्यांकन का आसानी से और उचित लागत में उपयोग हो पाना। तार्किकता, मूल्यांकन की प्रक्रिया में स्पष्ट और तार्किक होना। जो आपका आत्मनिष्ठता है एक अच्छे मूल्यांकन से ये संबंधित नहीं है, क्लियर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा किस सूची का विषय है। तो इसका सही उत्तर है, आपको देख लीजिए, समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार। तो इसको आपको याद रखना है, समवर्ती सूची इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण आप अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे। तो यहां पर देखेंगे जिज्ञासा, जिज्ञासा तो स्वतंत्र सोच और सक्रिय सीखने का आधार है। आज्ञाकारिता, कक्षा के अनुशासन और व्यवस्था के लिए आवश्यक है आज्ञाकारिता। सहानुभूति, सकारात्मक संबंध और कक्षा के माहौल के लिए महत्वपूर्ण। सहयोग, टीम वर्क और सामाजिक कौशल के लिए आवश्यक। तो क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा बच्चे में क्या होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, क्लियर है। स्वतंत्र सोच और सक्रिय सीखने का आधार, छात्रों को प्रश्न पूछने और नई खोज करने के लिए प्रेरित करता है। तो जिज्ञासा होना चाहिए बच्चों में, क्लियर है, तो ये इसका सही उत्तर है, जिज्ञासा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग नहीं था। तो यहां पर आप देख सकते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या है आपका, यहां पर देखेंगे, यह एक संवैधानिक सुधार निकाय था, भारत के संवैधानिक विकास की समीक्षा करना। कोठारी कमीशन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, शिक्षा के सभी पहलुओं की समीक्षा 1964 से 66, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सैंडलर कमीशन एक शिक्षा आयोग था, कार्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की समीक्षा 1917 से 19। राधाकृष्णन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन 1948 से 49। तो ये साइमन कमीशन इसका सही उत्तर है, ये नहीं है आपका, बाकी सब शिक्षा आयोग है आपका, ये कोठारी, सैडलर और राधाकृष्णन, ऑप्शन ए नहीं है। अगला प्रश्न है, शालाओं में पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है जिससे छात्रों में, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, प्रतिद्वंद्विता, कंपटीशन का भावना, तो ये नहीं होना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित किया जाता है, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। पुरस्कार, प्रेरणा, रिवार्ड, मोटिवेशन, ये भी नहीं है आपका। और उसके बाद है शाला के प्रति आदर, ये भी नहीं है। इसका जो सही उत्तर है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, मतलब एक साथ वो लोग कार्य करेंगे। सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए, एक दूसरे में क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के हेल्प से कार्य करेंगे, एक दूसरे का विचार वो लोग बताएंगे। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम किस दिनांक से लागू हुआ है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2010, ये सही उत्तर है।
और जो अप्रैल 2009 है यह अधिनियम बनने का वर्ष है, लागू होने का नहीं। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों के फलस्वरूप प्रारंभ किया गया था वह है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो सही उत्तर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू। क्लियर है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भारत का एकमात्र केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। वैसे तो सभी राज्यों में लगभग एक एक जो है ओपन यूनिवर्सिटी रहता है, लेकिन ये केंद्रीय है, आपका नेशनल लेवल का है, एनईपी 1986 के निर्देशों के फलस्वरूप। क्लियर है? इसको याद रखना, ये केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक ही है। बाकी सभी राज्यों में जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का है, छत्तीसगढ़ राज्य में है आपका। ये पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में है आपका। भोज मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में है। तो सभी में एक एक ओपन यूनिवर्सिटी है राज्य का, लेकिन सेंट्रल कौन सा है आपका? केंद्रीय वाला इग्नू है आपका। अगला प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहला है आपका सकारात्मक, समर्थन और उत्साहवर्धन, सकारात्मक। ऑप्शन बी है नकारात्मक, आलोचना, हतोत्साहित करना, तुलना और दबाव। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बच्चे को आलोचना नहीं करना है। सहानुभूतिपूर्ण, बच्चे को सहानुभूति देना, भावनाओं को समझना, असफलता में साथ होना, आरामदायक माहौल, ये तो ठीक है। लेकिन अभिभावकों की भूमिका सबसे ज़्यादा होना चाहिए प्रेरणादायक होना चाहिए। इसको याद रखेंगे। सकारात्मक ठीक है, सहानुभूति भी ठीक है, नकारात्मक तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा इसका है प्रेरणादायक। आदर्श बनना, नए अनुभवों की खोज, रुचियों को बढ़ाना, आंतरिक प्रेरणा जगाना, प्रेरणादायी होना चाहिए। बच्चे को मोटिवेट करे, इंकरेज करे, उसको आगे बढ़ाए। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, प्रेरणादायक। अगला प्रश्न है, छात्र परिषद का मुख्य उद्देश्य होता है। तो देखिए छात्र परिषद का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन ए दिया है, छात्रों को स्व अनुशासनबद्ध रहने का प्रशिक्षण प्रदान करना, और ऑप्शन बी है विद्यालय प्रबंध की समस्याओं का सरलीकरण करना, विद्यालय सी है छात्रों के मनोबल में वृद्धि करना, ऑप्शन डी है छात्रों की विद्यालयी समस्याओं को निपटाने हेतु सहभागिता प्रदान करना। तो छात्र परिषद का मुख्य कार्य है ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।